नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं क्रिटिकल इश्यूज पे बहुत ध्यान देता हूँ। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज रुकवा के 2-3 सेशन ऐसे बना रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो तकलीफ पड़ सकती है रेगुलेटरी वायलेशन की। हमने 9 एपिसोड रिस्क मैनेजमेंट के कर दिए हैं। अभी एक 2-4 वीडियोस है जो क्रिटिकल वीडियोस है, वो होने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट का जो रिमाइंडर सीरीज है वो हम करेंगे। मैं आज एक 18 अगस्त की सर्कुलर पे बात करने वाला हूँ और ये 18 अगस्त का सर्कुलर जो है इट इज रिगार्डिंग रीसेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड पर्सनल लोन्स। तो ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन्स के ऊपर उन्होंने रेगुलेटरी गाइडलाइंस पहली बार निकाली है। 2005-6 में कहीं मास्टर सर्कुलर में इसके रेफरेंसेस हुआ करते थे और जब से फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट का कंसेप्ट आया है तब से यानी लगभग 2009 के बाद ये तकलीफें बैंकों को हो रही है बिकॉज देयर वाज नो स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस. Now you will find that after that fair lending practice, Reserve Bank of India will come out on several issues guidelines where the banks are managing things arbitrarily. I will not at all be surprised if tomorrow Reserve Bank of India comes out with the guidelines as to how to evaluate the stock statement that is submitted by the borrower for drawing power. Almost 30 to 40% stock statements which are submitted by borrowers has a defect, and we as banker try to ignore it. As long as operations are satisfactory, we don't try to probe deeper. I will not be surprised if there are regulatory guidelines on this particular area also. Now there will be not a single area which will not be touched by the Reserve Bank of India. Now ये जो EMI के बारे में इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है वो पहले भी निकल सकता था, नहीं निकला। कमर्शियल बैंकों के लिए उन्होंने 2015-2016 मास्टर डायरेक्शन में कुछ सुझाव दिया था, लेकिन ये जो 2018 का 18 अगस्त 2023 का जो सर्कुलर है, let me tell you, they have made a reference to one circular which is issued to housing finance companies, and the contents of this particular circular are virtually imported from the instructions, regulatory instructions given to the housing finance companies. So do visit the Reserve Bank of India website and 17 February 2021 circular which is issued by Department of Regulation to housing finance companies. Do read it. The concept of EMI and everything will be absolutely clear because they have given very clear-cut instructions. Now that they are making a reference to that particular circular, as a part of duty, it becomes essential for you to read all those circulars also. You have been witnessing that post BR Act amendment. The Reserve Bank of India has been referring to several circulars which you have never read. They are referring to all the circulars which are issued to commercial bank because they are commonly issuing instruction to all regulated entities. So as an urban cooperative banker, it is now essential for you to read all the circulars which are mentioned in the circular which are issued by Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ये नहीं कहेगा आप पढ़ो मत पढ़ो, ये कुछ नहीं कहेगा। वो आपकी जिम्मेवारी है कि जो हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शंस हमें कभी आई नहीं थी वो हमें पढ़ना जरूरी हो गई है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस का सर्कुलर जो 17 फरवरी 2021 का है जरूर पढ़ें, क्योंकि उसी में जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो सब इंपोर्ट किए गए हैं। ये रीसेट ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जानते हैं कि ये सर्कुलर हालांकि पर्सनल लोन्स के बारे में कहा गया है, पर्सनल लोन की उन्होंने 2018 में डेफिनेशन दी थी उसके बारे में ये कहा गया है, लेकिन ये अप्लाई होगा ऑल सब लोन्स, उन सभी लोन्स को अप्लाई होगा जहां पे आप ईएमआई बेस्ड रीपेमेंट देते हैं। क्योंकि आपका ईएमआई जो है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो वर्कआउट कैसे होता है, तभी तो आप पिछले 2 साल से रिजर्व बोरोवर को जब सैंक्शन लेटर देते हो तो आप उनको डेट वाइज पेमेंट देते हो। आपके सैंक्शन लेटर में उनका रीपेमेंट शेड्यूल बंधा हुआ होता है, ईएमआई होता है, उसमें कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट और कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल लिखा गया होता है। तो ये आप देना चालू कर दिए होंगे 2 साल पहले की ये इंस्ट्रक्शन है। अभी उसमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो रीसेट किस तरह से करना है। नाउ एज फार एज फिक्स्ड रेट लोन्स आर कंसर्न देयर इज नो इश्यू। क्यों? क्योंकि जो आपका ईएमआई होगा फिक्स्ड रेट रिजीम के अंतर्गत
जहां पे इंटरेस्ट रेट में कोई भी उतार चढ़ाव हो, इन लोन्स के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। उनका जो टेन्योर है, उनका जो आपने समय दिया हुआ है, उनका जो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का क्वांटम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फिक्स रेट के बारे में आप अगर हम सोचेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जहां पे आपने फ्लोटिंग रेट दिया है, फ्लोटिंग रेट देने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस ऐसी है कि आप किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क को लिंक करके आपके फ्लोटिंग रेट आप दे सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नॉर्मली नहीं करती है। या तो आप रेपो से लिंक करो या इसी रेट से लिंक करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते रहिएगा। ये फिर रिजर्व बैंक ये कहता है कि आपके पीएलआर को लिंक करके करते रहिएगा। हम नहीं करते ये। वेरी फ्यू कोऑपरेटिव बैंक्स लिंक देयर फ्लोटिंग रेट्स टू आइदर इंटरनल पीएलआर और सम सच बेंचमार्क। तो हमारा फ्लोटिंग रेट कैसा होता है? ऐसे ही फ्लोटिंग रेट होता है। ऐसे ही मैं तो ये जानता हूं कि जब रेट बढ़ते हैं आप रेट बढ़ाते हैं। फिक्स रेट के लोन हम रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम आपके जो ईएमआई वाले लोन है वो फ्लोटिंग में है। फ्लोटिंग की एक ही टेस्ट होती है, ओवरऑल मार्केट में रेट बढ़ गए, आप भी रेट बढ़ाते हो, और अगर रेट कम हो गए तो आपको भी रेट कम करने पड़ते हैं। ये सब प्रिजम्पशन ये है कि जो क्लास ऑफ बोरोवर है जिसको आप ईएमआई देते हैं उनके बारे में ये बात चल रही है। क्योंकि अगर ये फ्लोटिंग रेट आप बढ़ाते हैं किसी भी इंटरनल बेंचमार्क को पकड़ के, तो उसका परिणाम क्या होता है? मान के चलो कि आपका रेट बढ़ गया, आप 7% से हाउसिंग लोन दे रहे थे, आज 8% से देना चालू करोगे, एग्जिस्टिंग बोरोस को भी आप 1% लगाओगे। इसका मतलब ये है या तो उसका ईएमआई बढ़ाओगे या फिर उसका टेन्योर बढ़ाओगे। अब ये टेन्योर बढ़ाने की जो बात होती है ना, टेन्योर बढ़ाने में आपको एक पक्का ध्यान में रखना है। एज लॉन्ग एज पर्सनल लोन्स आर कंसर्न, आप नॉर्मल 5 साल देते हैं वो 7 साल 8 साल कर सकते हैं, टेन्योर आप बढ़ा सकते हैं। हाउसिंग लोन में क्या होता है? ईएमआई बेस्ड, आप 20 साल के ऊपर ईएमआई नहीं दे सकते हो, टेन्योर इज फिक्स्ड। तो जहां पे रिजर्व बैंक के टेन्योर के रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको ध्यान में रखना है। और आपको जब रेट बढ़ता है तो बोरोवर को 2 ऑप्शन देने हैं, या तो वो ईएमआई बढ़ाए क्वांटम टेन्योर सेम रख के, या फिर अब ईएमआई सेम रखता है, बोरोवर सेम रखना चाहता है तो उसको टेन्योर बढ़ाना है। टेन्योर आप जब बढ़ाओगे तो आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक के जो टेन्योर के बारे में जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो फॉलो करना है, उसके ऊपर स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में अभी तक ये देखना चालू ही नहीं किया है कि आपका 20 साल पहले का लोन है वो आज भी चल रहा है समझो, तो वो एनपीए हो गया है। दे आर नॉट एंटरिंग डीपर इनटू इट, क्योंकि 20 साल का अगर आपने लोन दिया है वो अगर 20 साल में खत्म नहीं होता है तो आपका रेट फ्लोटिंग है, आपने उसको एडजस्टमेंट पिछले 10-12 साल में नहीं की है, इसलिए 20 साल खत्म होने के बाद भी वो लोन चलता है। सिंपल इंप्लीकेशन ये है, अकाउंट एनपीए है। अभी इसका इंपैक्ट तुम्हारे बैलेंस शीट में अलग अलग तरह से आएगा, इसलिए ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें उन्होंने 2 चीजें कही है, वो जानते हैं कि ये करना आसान नहीं है, तो उन्होंने आपको ये कहा है कि दिसंबर 23 तक आपकी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी चेंजेस, इंस्ट्रक्शन चेंजेस आपको दिसंबर 23 तक पूरी करनी है, एग्जिस्टिंग और ओल्ड बोरोस को भी। यू हैव अ मैसिव जॉब नाउ ऑन हैंड। और इसमें उन्होंने ये कहा है, बाकी सब पैराग्राफ मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो पढ़ लोगे। वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन चाहते हैं, वो बोरोवर को आपको समझाना क्या जरूरी है वो उसकी बात कर रहे हैं कि आपको बोरोवर को समझाना है। दूसरी बात, फ्लोटिंग रेट की जब वो बात करते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए टेन्योर बढ़ाना या फिर ईएमआई बढ़ाना, ये दोनों चीजें जो है कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है, बोरोवर से बात करके कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। आपको इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी अगर वेबसाइट है तो आपकी पॉलिसी आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है और क्लियर कम्युनिकेशन बोरोवर को देना है कि फ्लोटिंग रेट का इंपैक्ट क्या होने वाला है। बोरोवर को आपको ऑप्शन तो देना है, वो तो बात मैंने कर ली, किस तरह से ऑप्शन देना है वो भी आपको समझ में आता है। आप बोरोवर को ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप फ्लोटिंग से फिक्स्ड में चले जाओ, तो कितना आपको स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लेवल चेंजेस करने हैं।
आज एक रेट में बोरोर फ्लोटिंग रेट में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि अगले 10 साल मुझे ये टेंशन ही नहीं चाहिए, मुझे फिक्स रेट पे लाओ। तो आपका फिक्स रेट क्या होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन यू वांट टू ड्रॉ। पॉलिसी में आना चाहिए। So the borrower will have to be given an option of migrating from floating rate to fixed rate to floating rate. There has to be a policy, there has to be transparency, non-discriminatory, non-discretionary. Class of borrowers. वो कहते हैं कि क्लास ऑफ बोरोवर जो ईएमआई बेस्ड रीपेमेंट करते हैं उनके लिए है। कल जाके अगर किसी एक सिंगल बोरोवर ने जो ईएमआई बेस्ड नहीं है, उसने टेन्योर बढ़ा के मांगा, उसने ईएमआई कम करके या बढ़ा के मांगा है, तो उस बोरोवर को इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, वो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट हो जाएगा, रीशेड्यूल हो जाएगा, प्रोविजनिंग आ जाएगा। कंफ्यूज मत करो। क्लास ऑफ बोरोवर, you are elongating tenure, you are changing EMI, that will not be considered as reschedulement, that will not be considered as restructuring, because you are doing it for the entire class of particular borrower. Say class of personal loan accounts, all. किसी एक बंदे को करोगे, नॉन ईएमआई वाले को अगर टेन्योर और ईएमआई के इसमें चेंज करोगे या उनके रीपेमेंट में चेंज करोगे, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग कहलाएगा। हाउसिंग लोन में टिपिकली क्या होता है, 20-20 साल के हाउसिंग लोन होते हैं। 17-18 साल के आदमी के बाद तुम्हारे मैनेजर बदलता है, ऑफिसर बदलता है, उसका जो ट्रैक है ना, वो देखने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए इस सर्कुलर में उन्होंने जब ये फ्लोटिंग रेट आप रीसेट करोगे, एक इंपॉर्टेंट बात कही है, वो समझना जरूरी है। वो ये कहते हैं, 5 नंबर के पॉइंट है पेज नंबर 2 पे, ये कहते हैं कि regulated entity shall ensure that elongation of tenure in case of floating rate loan does not result in negative amortization। आपको ये समझना है कि ये negative amortization क्या भला है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 20 साल के बाद भी रीपेमेंट चल रहा है, अकाउंट इज एनपीए, क्योंकि बीच में जो चेंजेस हुए ना, उसका इफेक्टिव चेंजेस आइदर ईएमआई और टेन्योर में दिया नहीं गया है। तो अमोर्टाइजेशन, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? रेगुलर रीपेमेंट जो होता है उसको ये कहते हैं कि अमोर्टाइजेशन मींस पेइंग ऑफ अ लोन विद अ रेगुलर पेमेंट्स सो दैट द अमाउंट यू ओ गोज डाउन विद द रीपेमेंट। अरे बोरोवर बन रहा है, वो रीपेमेंट रेगुलरली कर रहा है, तो उसको अमोर्टाइज कर रहा है, रेगुलरली उसका रीपेमेंट हो रहा है, उसका प्रिंसिपल भी तय किए हुए क्वांटम से कम हो रहा है। नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है कि बोरोवर पैसा भर रहा है लेकिन उसका प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है और टेन्योर स्पिल ओवर हो जाता है, तो उसका जो रीपेमेंट है या तो प्रिंसिपल में एडिक्वेटली नहीं आ रहा है, आपने रीसेट ढंग से नहीं किया है। तो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का मतलब है बोरोवर रीपे करते रहेगा, इंटरेस्ट ही भरते रहेगा, प्रिंसिपल नहीं भरेगा, दैट इज नेगेटिव अमोर्टाइजेशन। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जब फ्लोटिंग रेट रीसेट करोगे तो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में आपकी जिम्मेवारी होती है, बोरोवर का अकाउंट नहीं आना चाहिए, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इज व्हाट गाइडलाइंस आर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको ब्लैंकेट मिला है, आप इसमें जो भी चेंज करोगे, ये चेंजेस सभी ईएमआई वाले लोगों को एक साथ लगनी चाहिए, एक साथ, मुटाटिस मुटेंडिस ऑल ईएमआई लोन्स। तो ये आपको एक चीज करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा है कि राइजिंग रेट सिनेरियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि आपके जो फ्लोटिंग रेट्स है किसी बेंचमार्क से लिंक होने चाहिए। मे बी इट कैन बी एन इंटरनल बेंचमार्क, तुम्हारा पीएलआर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएलआर में चेंज होगा या फ्लोटिंग रेट में चेंज होगा। जैसे फ्लोटिंग रेट में चेंज होगा, रीसेट दी ईएमआई। नाउ दिस प्रोसेस हैज बीन प्रॉपर्ली डिफाइंड और आपको सभी बोरोवर को कॉन्फिडेंस लेना है, सबको समझाना है। ऑल बोरोवर्स विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, गिव देम द ऑप्शन ऑफ राइजिंग ईएमआई और एक्सटेंडिंग टेन्योर। टेन्योर इन केस ऑफ हाउसिंग लोन यू कैन नॉट एक्सीड, इन ऑल अदर केसेस जैसे पर्सनल प्रोडक्ट्स है उसमें आपको टेन्योर का ऑप्शन मिलता है कि आप टेन्योर भी बढ़ा के दे सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, has come after a long time, although for commercial banks they were issued, for us they are new, selectively we have included everybody, all regulated entities including housing finance। आप इस बारे में इस सर्कुलर के पीछे जाके थोड़ी अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो 2021 का जैसे मैंने बोला वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं हमारे लिए,
उनके लिए तो थे ही, हमारे लिए इंपोर्ट हो गए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, दोनों सर्कुलर अच्छे से पढ़िएगा, डिसाइड अ पॉलिसी, डिसाइड अ स्ट्रैटेजी, हाउ यू विल इंप्लीमेंट, हाउ यू विल इंश्योर दैट यू आर communicating with all the borrowers. If you have a website, make use of that website. आपके क्रेडिट पॉलिसी में आपको चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड को इसमें पॉलिसी डिसीजन 2-3 जगह पे लेना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। नॉर्मली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फिक्स रेट देती नहीं है, इसका मतलब ये है कि सभी तुम्हारे फ्लोटिंग रेट है। कई बार ऐसा होता है कि जब से ये रिटेल बैंकिंग का बिजनेस आया है, तो कई बार बैंक्स जब कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को लोन देती हैं, तो वहां पे वो फिक्स रेट कर देते हैं। जैसे कि employees have a particular company, you have given 1,000 employees certain amount of loan where they insist on no change in rate of interest. That is floating. That is fixed. Now there you don't have to work anything because you are not going to change the interest till the loan is repaid. It is easy. But if it is not, it will undergo change, and that's where you have to be very careful. और एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसके बारे में मैं अगले संडे या 2 संडे में बात करूंगा, दैट इज अबाउट द CIC एंड penal charges, grievances in credit information companies by credit institutions, reporting standards, all those things are still pending. Maybe one or two more Sundays I will not do anything on risk management. I will try to cover the latest guidelines so that you are in a position to do it. You have got 2 months. Within 2 months you have to form a policy and implement that. Okay. Thank you so much for watching my videos. Please like and share it. Okay.